लास्ट क्लास में आप लोगों को शायद याद है, मैंने आप लोगों के फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस अनुसार अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो क्या फ्रेमवर्क दिया गया है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। इंड एस क्या है? इंडिया का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आई थिंक सब आपको याद है इंड एस का क्या जरूरत पड़ा था, क्या पड़ा था, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अगर लास्ट क्लास का एक बार रिकैप करते हैं तो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लास था। देखिए क्या मैंने कराया था। इंडेस में जो जो रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेस क्या क्या लिखा था। बाहर मुल्क में को तो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता नहीं चला, पता है भी नहीं, तो वो लोगों को इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई मतलब भी नहीं। वो लोग बोल रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम सब कंट्री में हो रहा है, बोल रहा है मुझे ऐसा कुछ स्टैंडर्ड दीजिए जो सेम है, मतलब सब कंट्री के लिए एक ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड इंडेस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्रिएट किया था, जिसका पहले आईएएस के नाम पे था, उसके बाद आईएफआरएस नाम के था। वो लोग स्टैंडर्ड इशू कर रहा है और सब कंट्री जो दो अप्रोच से उसको फॉलो कर सकता है। एक एडॉप्शन, मतलब सारा देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोल रहा है हार्मोनाइज करने के लिए, मतलब हार्मोनाइज करना का वक्त का मतलब है एक ही सुर में एक ही ढांचे में बांधने के लिए। तो एक ही सुर में बांधने के लिए उसको दो तरीका उसने दिया है, एक एडॉप्शन और एक कन्वर्जेंस। एडॉप्शन मतलब जो है उसको कॉपी पेस्ट बना दो। कन्वर्जेंस मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस है उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं कर्व आउट्स। क्या बोला लैंग्वेज बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कर्व आउट्स। और जो जो कर्व आउट्स है वो कर्व आउट्स को धीरे धीरे वाइप आउट करो, हटाओ और दोनों स्टैंडर्ड को एक साथ बनाओ। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब कन्वर्जेंस फॉलो करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब क्या करते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, वो लोगों का जिसका अकाउंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो लोग सिंपली एकदम झगड़ा हटाओ एडॉप्शन में चला गया है, पूरा चीज को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इंडिया जिसका खुद का तगड़ा अकाउंटिंग सिस्टम ऑलरेडी मौजूद था, वो लोगों ने कन्वर्जेंस किया। तो जितना जितना कार्व आउट्स है वो कार्व आउट को धीरे धीरे खत्म करके वो लोग दो स्टैंडर्ड एक साथ मर्ज हो गए हैं। तो वो इसलिए तो इंडिया के पास दो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और मतलब सभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्मॉल और मीडियम सेक्टर के लिए अब ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिस्टेड कंपनी के लिए वो लोग अब आज के डेट में क्या हो गया, वो लोगों को अब इंटरनेशनल आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कन्वर्ज्ड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया फॉलो कर रहा है। तो ये सब चैप्टर में पहला स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो आपका स्टैंडर्ड्स है वो कुछ फ्रेमवर्क के बेसिस में बनाया गया है। तो फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। फ्रेमवर्क इज अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स जो स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड वो इटसेल्फ स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड का बेस है, जिसके बेसिस में बुनियाद पे स्टैंडर्ड बनता है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इंडेस, concept based on Indians, that is a framework, that is a principle जिसके ऊपर अकाउंटिंग खड़ा हुआ है। यहां पर पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क समझ में बोल दिया हम लोगों ने, स्कोप बोल दिया है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
बोल दिया है इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया है, अंडरलाइंग असम्पशंस बोल दिया है। अंडरलाइंग असम्पशन बोल रहा है दो, accrual basis and going concern, that is fundamental assumptions, accrual and going concern। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो बताया है। मीनिंग ऑफ एलिमेंट, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, ये तीनों का बेसिक एलिमेंट का वो मतलब समझाया है, डेफिनेशन दिया है। उसके बाद उसने क्या किया है, इनकम एंड एक्सपेंसेस का डेफिनेशन दिया है। उसके बाद उसने जो किया है दैट इज रिकॉग्निशन, मतलब डेफिनेशन तो फुलफिल किया है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉग्नाइज कब करूंगा, तो रिकॉग्नाइज करने का प्रिंसिपल उसने एसेट, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस के बता दिया है। बेसिकली एसेट के लिए है व्हेन यू आर सर्टेन दैट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो तब वो एसेट होता है। तो तुम कब रिकॉर्ड करोगे, अगर तुम सर्टेन हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट तुमको ही मिलेगा। एसेट का डेफिनेशन बोल रहा है किसी रिसोर्स से अगर फ्यूचर बेनिफिट मिलता है तो एसेट है, तो ठीक है एसेट है। लेकिन तुम्हारे बुक में वो आएगा कब, लड़का तो लड़का ही है, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में कोई लड़का तुम्हारा मन में, दिल में किसी लड़के का स्थान कब आएगा, जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो करेगा। सेम वे एसेट का डेफिनेशन दिया है, एसेट में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जिस वैल्यू में आप एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, कॉस्ट एंड वैल्यू, देखिए दो वर्ड बोला है, वो मेजरेबल होना चाहिए, वेग वर्ड नहीं होगा। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो ये उसका क्या हुआ, एसेट का डेफिनेशन में पड़ जाएगा। लायबिलिटी के लिए सिंपल, जो लायबिलिटी मेजर कर सकते हो, एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग में यू नो दैट सेटलमेंट करने के लिए आपका क्या होगा, इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो होगा, दैट इज लायबिलिटी। एक्सपेंसेस के लिए क्या बताया था, डिक्रीज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर एक्सपेंसेस इसको ही माना जाएगा, अगर करंट ईयर में इसका डिक्रीज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। पंकज मैंने क्लास में हूं, व्हाई यू आर कॉलिंग नाउ, तो मैं किसका क्लास है, तो मुझे नहीं पता, इस जनाब से फोन करो। तो एक्सपेंसेस का किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगा वो मैंने बताया था। जो एक्सपेंसेस कॉस्ट सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड रिकॉग्नाइज होगा। जो एक्सपेंसेस, जो बेनिफिट, अगर किसी एक्सपेंडिचर से बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टाइम मिलता है तो कोई रीजनेबल बेसिस में एलोकेट होगा, और जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं वो इस बार डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो तीन प्रकार का रिकॉग्निशन मैंने तरीका आपको बताया था। इनकम के लिए भी सेम ही था, क्या था, अगर कोई बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर में एसेट बढ़ता है, इंक्रीज इन एसेट और लायबिलिटी डिक्रीज करता है, तो ये इसको इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे, कंडीशन वही है, इस मेजर रिलायबिलिटी। अच्छा, नाउ जो आज कराने वाला हूं, मुझे लगता है ये पार्ट मैंने, अच्छा ये करा के रखा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्निशन डेफिनेशन फुलफिल किया। हाँ बेटा, एक्सपेंसेस एक बार बोलूं ना। एक्सपेंसेस मतलब जो करने से मेरा कोई एसेट, देखो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगा क्या, अगर मेरा डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर मेरा डिक्रीजिंग इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ, कैसे डिक्रीजिंग बेनिफिट, एसेट बोल के, और इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग। एक कैसे, दूसरा पॉइंट क्या था, मेजर रिलायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगा तीन तरीके से। एक, वो सेल्स का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल के रिकॉर्ड हो सकता है। दूसरा, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक एलोकेशन लाइक डेप्रिसिएशन, जो क्या है, आपको अगर लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट मिल रहा है 4-5 साल, तो हर साल में सिस्टमैटिक एलोकेट करके अगर उस एसेट का
जो एक्सपेंडिचर से आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, दैट इज सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। इस तरीके से भी आपका रिकॉग्नाइज हो सकता है। और जो एक्सपेंडिचर से आपको कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, करंट ईयर में लॉस बोल के आप रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दैट इज द मेथड। नाउ क्लियर? हाँ सर। ठीक है। नाउ मेजरमेंट कैसे करेंगे? तीन तो पार्ट होता है क्या, एक डेफिनेशन, दूसरा रिकॉग्निशन और तीसरा है मेजरमेंट। चौथा एक आइटम है तुम लोगों का सिलेबस में नेक्स्ट ईयर से आएगा, इस बार से नहीं है, दैट इज डी रिकॉग्निशन। मतलब अगर कोई एसेट से बेनिफिट नहीं मिलता है तो इसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, दैट इज द वर्ड। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट को मेजरमेंट करेंगे? आइदर कॉस्ट में मेजरमेंट करेंगे, आइदर वैल्यू में मेजरमेंट करेंगे। तुम अच्छी तरह से देखो मेजरमेंट का तरीका क्या है, आइदर कॉस्ट में और आइदर वैल्यू। वो वैल्यू कितना प्रकार का है? सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जिस प्राइस में आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो एसेट है, रिसोर्स है तो रिसोर्स, वो ऑब्लिगेशन है तो ऑब्लिगेशन, जिस प्राइस में किया है, जिस प्राइस में लोन लिया है, जो अमाउंट का लोन लिया है वही आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कितना पेमेंट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अमाउंट का लोन लिया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, वही आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो कि वेरीफाइबल भी है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना। बाकी तीन होता है, बाकी सेकंड प्रोसेस होता है वैल्यू। ये वैल्यू तीन प्रकार का होगा, सेटलमेंट, प्रेजेंट, फेयर वैल्यू। सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। व्हाट इज द सेटलमेंट वैल्यू? सेटलमेंट वैल्यू बोल रहा है ऐसा वैल्यू अगर इमीडिएटली मैं बेचता हूं, इमीडिएटली मैं सेटल करता हूं तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा और मेरा पास कितना आएगा। सेटलमेंट करने से मेरा जो आएगा दैट इज माय सेटलमेंट वैल्यू। सेटलमेंट वैल्यू इज मोर appropriate with the word of the liability. When you are settling the liability, how much you paid immediately. अगर आपके पास अगर लोन है आप 5 साल तक दे सकते हैं, अगर वो लोन आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा तो बोल रहा है आपको 10% डिस्काउंट देगा। तो ये 10% करके मान लीजिए 5 लाख रुपया का लोन है तो 10% डिस्काउंट मतलब 4,50,000 आपका क्या हुआ, आपका लायबिलिटी है का सेटलमेंट वैल्यू है। अगर इमीडिएटली सेटल करना चाहते हो तो कितना सेटलमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में बाद में आऊंगा। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मींस द अमाउंट एट विच एसेट और लायबिलिटी कुड बी एक्सचेंज्ड और सेटल्ड बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टीज इन द आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट का मतलब होता है वही अगर वो रिसीव करते हो इमीडिएट सेटलमेंट इसमें, लेकिन सेटलमेंट वैल्यू हो सकता है नॉलेजेबल पर्सन और नॉट नॉलेजेबल पर्सन। मतलब आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब आपके सामने जो प्राइस अवेलेबल है उसी को लेना। फेयर का मतलब, सेटलमेंट का मतलब है आपके सामने नहीं, आप जो प्राइस में बेच के वो सेटल कर सकते हैं, आप जो प्राइस में वो एसेट बेच सकते हैं, दैट इज आपका सेटलमेंट वैल्यू। बेचने का मतलब होता है। फेयर वैल्यू मतलब एक्सचेंज करना, मोर और लेस सेम ही होता है फेयर वैल्यू, लेकिन व्हाट क्या है, ऐसा पार्टी से ही आप एक्सचेंज करोगे जिसके पास ये मैटर का नॉलेज है। मतलब ये किसका इंडिकेट कर रहा है, किसको, कौन वो प्राइस का नॉलेज रखता है, कौन सा जगह कोई आइटम का नॉलेज रखता है, बोलो। सेटलमेंट का मतलब है यू कैन डू एनीथिंग, एनी वन से आप सेटल कर सकते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू में बोल रहा है टू, बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टीज। आप एक तो नॉलेजेबल पार्टी है आपका गुड से, और दूसरा नॉलेजेबल पार्टी कौन है, वो याद करके देखो। दूसरा नॉलेजेबल पार्टी है मार्केट। मतलब अगर एसेट में आप मार्केट में आपका एसेट एक्सचेंज करना चाहते हैं, लायबिलिटी को सेटल करना चाहते हैं, आपके पास एक लायबिलिटी है कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो आप डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर करना चाहते हैं। सो व्हाटएवर मे बी द वे बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टी इन अ आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन करके आप अगर सेटल कर सकते हो, देन सवाल आएगा जो प्राइस में सेटल किया वही फेयर वैल्यू है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब अगर आपका कोई एसेट एंड लायबिलिटी
वो आप बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टी, नॉलेजेबल पार्टी मतलब मार्केट में अगर बेचते हो तो कितना आएगा, सेटलमेंट मतलब मार्केट नहीं है, किसी को बेच के क्या आएगा, मतलब मान लीजिए किसी एक आपके पास मोबाइल फोन है, आप मुझको बेच दिए, बोला है सर आप ये ले लीजिए, मुझे 2000 रुपया दे दीजिए, चलिए आपने मुझे दिया, मैंने आपको 2000 रुपया दे दिया, ओके फाइन, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट वैल्यू। लेकिन वही आप अगर खिदिरपुर का फैंसी मार्केट में जहां पर ओल्ड मोबाइल फोन का बिक्री होता है, नॉर्मल है, वहां पर अगर करते हो तो वो मार्केट में क्या दिया आपको, 1500 रुपया, तो आपका फेयर वैल्यू 1500 है। मतलब मैं तो खुद बहुत नॉलेजेबल नहीं था, लेकिन फैंसी मार्केट ये ट्रांजैक्शन करता है, दे लोग नॉलेजेबल, एक ये सेकंड हैंड मोबाइल का वैल्यू कितना होगा, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू होने के लिए आपका जिस एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका सेकेंडरी मार्केट होना चाहिए। हम लोगों का कंट्री में ये सेकेंडरी मार्केट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोगों का कंट्री में सब आइटम का सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग आइदर सेटलमेंट वैल्यू में कर काम करते हैं और मेजरली हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही हम लोगों के अलाउ है। तो वैल्यूएशन में लास्ट आइटम क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में सिर्फ आज इतना बोल के रखूंगा, मान लीजिए आपका एसेट से फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा 10,000, 15,000, 20,000, आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू नाउ, आज का वैल्यू आपको कितना होगा, कैसे होगा सर, जो जो वैल्यू मिलेगा सबको ऐड कर दीजिए, नहीं, वो ऐड करने से नहीं होगा, वो ऐड करने का मतलब है आप मेरे 1 साल के साथ 2 साल का, 2 साल के साथ 3 साल का फिगर ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो दो आर कंपेरेबल ही नहीं है, 1 साल के साथ 2 साल का कंपेयर हो सकता है, नो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 1000 रुपया दिया और 10 साल बाद 1000 रुपया दिया, क्या सेम है आपके लिए? आज मैंने 10,000 रुपया दिया, 10 साल बाद 10,000 रुपया दिया, क्या सेम है आपके लिए? बोलिए तो। नहीं, बिकॉज सर मनी हैज एन टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू के लिए मनी का वैल्यू चेंज हो जाता है, तो अगर सेम नहीं है तो आप कैसे 1 साल के साथ 2 साल का फिगर ऐड कर रहे हैं, 3 साल का फिगर ऐड कर रहे हैं, 4 साल का फिगर ऐड कर रहे हैं, नहीं होगा। ऐड कर सकते हो, उसको आज का डेट में वैल्यू में लाना पड़ेगा, जिसका ही मतलब है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जो हम लोग सीखेंगे ही, इस हफ्ते में ही सीखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में आप पूरा बेनिफिट को लाएंगे, आप जो पेमेंट करने वाले हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। कैसे प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, उसको डिस्काउंट करके लाएंगे। मुझे इससे ज्यादा मत पूछना, बिकॉज मैंने पढ़ के नहीं आया हूं, कल रात को पढ़ के आऊंगा, कल आप लोगों के साथ, कल और परसों आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। ओके, तो मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू of the future net cash inflow and outflow from the financial element. Now, एक second. Now present value, that is the discounted value of cash inflow and outflow, जिसका और एक भी नाम है करंट वैल्यू। तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। तो मेजरमेंट दो तरीके से होगा, एनी एलिमेंट, कितना एलिमेंट मैंने आपके सामने रखा है, 4 एलिमेंट। आप लोग बोलेंगे सर 5 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का मेजरमेंट का जरूरत होता है, 5 नंबर तो बैलेंसिंग फिगर, इक्विटी इज अ बैलेंसिंग फिगर, उसका मेजरमेंट नहीं होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। तो मेजरमेंट इंड एज का अंडर में 2 तरीके से मेजर होता है, एक कॉस्ट में मेजर होता है और दूसरा वैल्यूएशन, वैल्यू में मेजर होता है। वैल्यू मतलब सेटलमेंट वैल्यू हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है और फेयर वैल्यू हो सकता है। ठीक কথা বলে। चलिए नाउ अब मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, याद करो ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा के रखा था, लेकिन आज
फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल मतलब आपको याद है मैंने प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या बोला था? अगर कैपिटल मेंटेन रहता है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तभी प्रॉफिट बोला जाएगा। सेमेस्टर 1 में कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल का दो कॉन्सेप्ट बोला है। कौन सा मेंटेनेंस? फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फिनेंशियल कैपिटल मतलब आपका कैपिटल का जो मनी, फिनांस मनी वैल्यू है, वो अगर आपका मेंटेन रहा तो आप बोलेंगे कैपिटल इंटैक्ट। मतलब अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ द फाइनेंशियल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर is more than financial amount of the net asset at the beginning of the year after excluding any distribution and contribution from the owners during the year। तो तभी उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इलस्ट्रेशन, कैसे इलस्ट्रेशन? assets, liabilities, other transaction, capital introduced rupees 50,000, distribution of dividend last है, हाँ? Distribution of dividend rupees 10,000, calculate the profit under the concept of maintenance of capital। Under nominal term, under real term, assuming inflation during the period 10%। ओके, चलिए करते हैं। क्या बोला था? क्लोजिंग नेट एसेट सॉल्यूशन,
solution बेटा, case 1 under nominal term. Under nominal term. Maintenance of capital under nominal term. क्या है बेटा, थोड़ा देखते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्लोजिंग नेट एसेट्स क्या होगा? नेट एसेट का डेफिनेशन बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटी, यस और नो? नेट एसेट का डेफिनेशन क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी, यस और नो? आप लोगों तो गुडविल ने भी संवाद सर कराए थे ना, आज नेट एसेट माइनस, यस सर। अच्छा, एसेट माइनस लायबिलिटी है तो क्लोजिंग एसेट माइनस लायबिलिटी कितना होगा? देखो, देख के बोलो। 8 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा? 7 लाख 7 लाख। गुड। लेस क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग नेट एसेट, मतलब मैं बोल सकता हूं ओपनिंग इक्विटी। इक्विटी मतलब द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ओवर लायबिलिटी। तो एसेट था मेरा कितना ओपनिंग? 6 लाख। लायबिलिटी कितना है? 1 लाख ना, लायबिलिटी 2 लाख कितना होगा? 4 लाख ओके। ड्यूरिंग द ईयर आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ है कितना? 5 लाख। मतलब क्या 5 लाख होने से आपका क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गया है, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे? प्रॉफिट से, मतलब आपका क्लोजिंग एसेट क्यों बढ़ा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से। तो मैं बोल सकता हूं अगर कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं होता तो क्लोजिंग एसेट मेरा 7 लाख नहीं होता, 50,000 कम होता। तो एक काम करते हैं, लेस कर देते हैं, लेस कैपिटल इंट्रोडक्शन। क्लास 11 में इसका आप लोगों ने किया था, 11-12 में सिंगल एंट्री जब सिखाए थे। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट माइनस ओपनिंग बैलेंस शीट पे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, लेस इंट्रोडक्शन ऑफ Yes. कैपिटल, ऐड Yes, ड्राइंग्स। sir. याद करो 12 में, थोड़ा मेमोरी के ऊपर प्रेशर दो। सेम ही कॉन्सेप्ट था। कैपिटल इंट्रोडक्शन मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से क्लोजिंग कैपिटल आपका बढ़ गया। तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ये फिगर 7 लाख नहीं होता, 6 लाख 50 होता। वही मैंने किया, 50,000 माइनस कर दिया। अच्छा, ड्राइंग हुआ है 10,000। अगर ड्राइंग 10,000 नहीं होता तो क्या होता? अगर सर ड्राइंग नहीं होता तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाता। तो कितना क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता? 10,000। तो चलो ड्राइंग को भी इग्नोर करते हैं, ऐड ड्राइंग्स, इसलिए ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स कहां सर दिया है? अरे पगला, डिविडेंड ही तो ड्राइंग से, डिविडेंड। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 2,60,000 प्रॉफिट $2,60,000। एक चीज देखिए, आप डेफिनेशन देखिए क्या हो रहा था। अंडर दिस प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ द फाइनेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये 7 लाख 8 लाख जो फिगर आ रहा है, दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ नेट एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज मोर देन द फाइनेंशियल अमाउंट ऑफ नेट एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आफ्टर एक्सक्लूडिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब आफ्टर एक्सक्लूडिंग मतलब एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर कुछ होता है, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होता है, तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करो मतलब अगर माइनस किया है तो प्लस करो,
अगर प्लस किया है, जो कैपिटल इंट्रोडक्शन से प्लस होता है उसको माइनस करो, तो दैट इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। और एक बार बोल रहा है कैपिटल प्रॉफिट तभी होगा अगर क्लोजिंग नेट एसेट मोर देन ओपनिंग नेट एसेट, वही तो मेरा हुआ है 3 लाख रुपया। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्या, आफ्टर इग्नोरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, क्लोजिंग नेट एसेट मेरा बढ़ गया था तो उसको इग्नोर करो, मतलब माइनस कर दिया। ड्रॉइंग्स होने थे, मेरा क्लोजिंग कैपिटल घट गया था तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, एड ड्रॉइंग्स। तुम लोग ऑलरेडी करके आए हो 11 में ये, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल लेस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एड ड्रॉइंग्स करने से आपका प्रॉफिट हुआ। अगर किसी का डाउट है तो बोलो, मैं फिर से समझा सकूंगा। ये मैं एग्जांपल दूं? यस सर। अच्छा बोलो। रास्ते देखो तुम लोगों को, और रास्ते में जो बाजार में हम लोगों का चाचा लोग हैं, मासी लोग हैं, वो लोग कैसे, कितना अंतर है आप दोनों में। आप कल सुबह रास्ते में निकल जाइएगा, क्लास के बाद रास्ते में निकल जाइएगा। निकल जाने के बाद एक जो सब्जी लेके बैठती है उसको पूछिए आपने प्रॉफिट कैसे किया, वो तुमको आंसर बता देगा। तुम बोलोगे बोलिए तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तुम तो खाता पेन कैलकुलेटर एस का नोट्स लेके गए हो। वो बोलेगा दीदी तुम, मैं बताता हूं मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मुनाफा कितना हुआ। प्रॉफिट इंग्लिश तो नहीं समझेगा। बोला होगा मैं सुबह से के टाइम जब घर से निकला था 1000 रुपया लेके, दोपहर के बाद जब मैं जाऊंगा तो 3000 लेके। ओके, मैंने जो दोपहर सुबह पैसा निकालने के बाद तुरंत बाद कोई लड़का आके मुझको मेरा घर से और 500 रुपया दे गया, और उसके कुछ देर बाद मैं घर के लिए 1000 रुपया दे दिया। बोलो तो सब कुछ करने के बाद मेरा क्लोजिंग में बचा हुआ है, मतलब घर में जो थैली में लेके जा रहा हूं 3000। मुझे ये बताओ तो, तुमको मुझे ये बताओ कि वो चोखने क्या नहीं, मुझे ये बताओ तो प्रॉफिट कितना किया? सर 2500 2500 कैसे किया? 1000 माइनस और 500 3000 से 1000 सर मेरा 2000 हो रहा है, ठीक है सर। 2000 में मैंने घर में तो ऑलरेडी भेज दिया था 1000। ओके, अगर नहीं भेजता तो 2000 की जगह और भी 1000 ज्यादा होता 3000, लेकिन सुबह तो और फिर से 500 रुपया लगाया है, 3000 से 500 रुपया माइनस कर दीजिए 2500। तो सिंपली वो लोगों ने आंसर बता दिया आपको, और वही तो मैंने किया है। देखो, क्लोजिंग नेट एसेट माइनस ओपनिंग नेट एसेट लेस कैपिटल इंट्रोडक्शन एड ड्रॉइंग्स करने के बाद प्रॉफिट 2,60,000। यहां तक कोई सवाल? नो सर। ओके, तो ये मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल था इन द नॉमिनल टर्म, मतलब मैंने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया। मैंने सोचा था मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल है तब भी मेरा जो परचेजिंग पावर था, और यहां पर भी सेम परचेजिंग पावर है, एज्यूमिंग कांस्टेंट परचेजिंग पावर, एज्यूमिंग कांस्टेंट परचेजिंग मतलब मैं एज्यूम करूंगा 1 साल पहले मेरा 100 रुपए से 5 पैकेट दूध आता था, 1 साल बाद भी 100 रुपए से 5 पैकेट दूध आता है। वो क्या सही है? 1 साल में क्या दूध का भाव चेंज नहीं हुआ है? परचेजिंग पावर चेंज हुआ है तो यस और नो? यस सर। पोटैटो का प्राइस अगर घर में बाजार आप लोग करते हो, लड़की तो एक लड़की भी कुछ नहीं करता है, देख के ही लग रहा है सब मेरा लड़के लोग ही करता है घर का काम। तो लड़के लोग बोलिए, सुबह में 1 साल पहले जो पोटैटो का प्राइस था और 1 साल बाद पोटैटो का प्राइस क्या सेम है? लड़के लोग भी बाजार नहीं करते हैं।
सर फिर से एक बार बोलिए। यहाँ पर भी सर, लड़की लोग आंसर देगी। चलो वही मान के चलते हैं, ठीक है, नो ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। तो मैं मान के चल रहा हूं आलू का भाव साल के शुरू में भी जो था साल के अंत में भी सेम है। देयर इज अ नो चेंज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट परचेसिंग पावर। नाउ सेम सॉल्यूशन में करूंगा अंडर रियल टर्म। इसका मतलब कोई अजम्पशन नहीं, कांस्टेंट परचेसिंग पावर मैं मान के चलता हूं जो है वही। तो नेट एसेट, अब आएगा यहां पर मजा। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4 लाख। सर वो तो ओपनिंग का डेट में था, ओपनिंग कैपिटल था 4 लाख, वो तो ओपनिंग का डेट में था। एड इन्फ्लेशन, ओपनिंग डेट और करंट डेट में इन्फ्लेशन कितना हुआ? 10%। ओपनिंग डेट में जो 4 लाख था वो क्या होगा? 110%, सॉरी 10% इन्फ्लेशन। कितना बेटा? 4,40,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख, हाँ, सर 3,60,000 ना। 4 लाख के ऊपर 10%। चलो बहुत हो 3 गया। लाख। हुआ, देखो, देख लो, यहाँ है प्रॉफिट ऑन द रियल टर्म। একটু মাইকটা বন্ধ কর, জারি হচ্ছে। ओके ना। हाँ हाँ रुक जा। মাইকটা বন্ধ করো। ओके, तो नॉमिनल टर्म, रियल टर्म, क्लियर और नॉट कॉन्सेप्ट? यस सर। सर रियल टर्म एक बार और रियल टर्म बताइए। मतलब आप मनी का एक्चुअल परचेसिंग पावर जानना चाहते हैं। क्लोजिंग में ओपनिंग का 4 लाख, तो उस टाइम 4 लाख था, आज का वैल्यू तो आज वही कैपिटल अगर आज के डेट में लाता तो 4 लाख नहीं होता सर, 4 लाख 4,40,000 होता। परचेसिंग पावर चेंज हुआ तो ओपनिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए तो मुझे और भी ज्यादा पैसा लगेगा ना। तो कितना ओपनिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए लगेगा? 4,40,000 इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, तो 7 लाख माइनस 4,40,000, बाकी जो सेम है। प्रॉफिट आ गया 2,20,000। ठीक है, नाउ फिजिकल capital maintenance. Under this concept, profit is earned if the physical productive capacity of the entity fund required to maintain the physical capacity, maintain the physical production capacity at the end of the period is more than the physical capacity at the beginning of the period after excluding and distribution. ये क्या है मैं बताता हूं, यही प्रॉब्लम को मैं कॉपी करूंगा। opening
फिजिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी सिटी इज 8000 यूनिट्स। मतलब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो आप ओपनिंग में 4 लाख रुपए से आप 8000 कैपेसिटी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल से 8000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो ओपनिंग डेट में। देखिए कैलकुलेटर लगेगा मुझको, 4 लाख सॉरी, at the end of the year at the end of the year capital requirement for per unit of production अच्छा requirement for 1000 units of production is rupees 75,000. Okay, calculate the profit under the physical maintenance of capital. पहला था फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, ये था फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। अब बोल रहा हूं फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। बोलो, प्रॉब्लम को देखो ध्यान से। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग नेट एसेट कितना, 7 लाख। ओपनिंग नेट एसेट नहीं करूंगा, लेस शब्द नहीं लाख दिए तब स्विच देवे, लेस ओपनिंग कैपिटल requirement under capital requirement for maintaining the opening capital, opening capacity, ओपनिंग कैपेसिटी बोलिए, ओपनिंग कैपेसिटी ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन। इसका आंसर कोई क्लास में बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कॉमन सेंस अप्रोच से हो जाएगा। ये बोल रहा है सेम फिजिकल कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। वो अगर फाइनेंशियल कैपिटल से ज्यादा है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से अगर कम है तो प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर ज्यादा है तो होगा। बोलो
कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द ओपनिंग कैपेसिटी, क्लोजिंग डेट में कोई फिजिकल कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है? हेलो, बोलिए, am I audible or not? Yes, sir. बोलिए तो। Sir, 8,000 units. It's not in the beginning. 5,000 तो 1,000 यूनिट के लिए लगता है। आपका ओपनिंग कैपेसिटी कितना है? 8,000 8,000। तो मुझे ये बताइए सर, 8,000 यूनिट के लिए मैं क्लोजिंग डेट में अगर कोई 8,000 यूनिट का कोई कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो मुझे कितना कैपिटल लगेगा 8,000 यूनिट बनाने के लिए? 75,000 divided by 1,000 into 8,000. समझ में आया सर? 1,000 बनाने के लिए 1,000 बनाने के लिए मुझे क्या लगता है? 1,000 बनाने के लिए मुझे 75,000 रुपीज क्लोजिंग कैपिटल लगता है क्लोजिंग डेट में। लेकिन वही अगर मैं 8,000 यूनिट बनाना चाहता हूं, तो वो जो मेरा ओपनिंग कैपेसिटी है, मुझे ओपनिंग कैपेसिटी मेंटेन करना है, तो कितना होना चाहिए? 75,000। 6 lakh. 6 लाख। बाकी तो सेम है, लेस इंटू कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग्स। बोलिए क्या आएगा? 1,50,60। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, तो मैं बोल सकता हूं, मैं आराम से क्वेश्चन सेट कर सकता हूं फिजिकल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट से कैपिटल। एग्री? Yes, sir. तो देखिए, कोई डाउट? Sir, last tag bar hold করুন না। हाँ हाँ, 100 बार, एक बार क्या, 100 बार बोल दो। Sir, please. ठीक है, আমার যতটুকু নলেজ ছিল আমি তোমাদের একদম ভরে দিয়ে দেব। এবার তোমরা ওটাকে নিয়ে জীবনে যদি কাজে লাগাতে পারো, জীবনে দাঁড়িয়ে যাবে। এইসব জিনিস কেউ জানে না। তোমরা যেখানটায় বিকম লেভেলে এরা ছই না। প্রথমত ইন্ডেক্সের এমনি একটা সমস্যা, যেরকম ভাবে পড়াচ্ছি একদম ভালোভাবে দেখে যাবে, কখনো প্রবলেম হবে না। कॉन्सेप्ट एकदम যেন क्लियर থাকে। एग्जाम में क्या आएगा बाद में लिखा जाएगा। অ্যাজিব মনে রাখবে, তোমরা আমার কাছে টিউশন পড়ছো এই দুটো টপিকে। এফএম এ যেগুলো যখনই আমার কাছে পড়ে মাথায় রাখবে, আমার কাছে ওটা তুমি টিউশন পড়ছো, তোমাকে ওই চ্যাপ্টার তুমি একদম টিউশনের মতন ভাবেই ধরবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার। এবার আমি ডেফিনেশনটায় আসি। ফিজিক্যাল মেইনটেনেন্স, physical capital maintenance, under this concept profit is earned। কি করে আর্ন হবে? if physical production capacity of the entity at the end of the period is more than the physical capacity at the beginning of the period। স্বাভাবিক, আমাদের প্রফিট ইজ আ নমিনাল টার্ম, তাই জন্য আমাকে মনিটারি টার্ম, তো আমাকে মনিটারি টার্মেই আনতে হবে, তাই জন্য আমাকে কোনো কনভার্ট করে কি হলো, আমি কি করলাম, under this concept profit is earned if the money value of physical productive capacity of the entity at the end of the period is more than money value of the physical capacity at the beginning of the year। Okay, after excluding any distribution and contribution। Done or not? चलिए, तो ये था फ्रेमवर्क for preparation of financial statement under Ind AS। Clear or not?
framework for preparation and presentation of financial statement under Ind AS by in according with Ind AS. Ind AS में क्या होगा? Next is presentation of items in the financial statement. प्रथम Ind AS তোমরা পড়লে Ind AS 1 presentation of items, item কি করে financial statement এ প্রিপেয়ার করবে, মানে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি দেখতে হবে। চলো, জেনারেল পারপাস ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। Financial statement prepared without consider the specific requirement of particular users. Financial statement are prepared without considering, that is why general purpose financial. General purpose के लिए मतलब आपके लिए कुछ स्पेशली नहीं बना जाएगा, जो मैं बनाऊंगा जनरल बनाऊंगा, आपके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको अगर जरूरत है देन आपको मुझे पर्सनली कॉल करके बोलना पड़ेगा, लेकिन बनाना जो होगा, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सबके लिए काम में आएगा, कोई स्पेशल मैटर को कैटर नहीं करेगा। इट कैन बी यूज्ड इन जनरल बाय इज कैन बी यूज्ड इन जनरल बाय एनीवन, माने इन जनरली यू कैन यूज बाय एनीवन, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? Objective of financial statement to provide the information about the financial position of the entity. Financial statement आपको क्या करता है? Financial position of the entity देता है, मतलब asset liability का position through balance sheet. To provide the information about the performance of the entity through profit and loss account, मतलब कितना income किया, कितना expenditure किया. To provide the information about the cash flows. Cash flow statement मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो हुआ, फाइनेंशियल कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हुआ, ये सब आपको दिखाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू शो हाउ द रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी was managed by the management, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर ही तो कॉर्पोरेट में पैसा इन्वेस्ट किया, ट्रस्टेड करके दिया जाता है, तो मैनेजमेंट कैसा रिसोर्स को इस्तेमाल किया, टू शो हाउ द रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी जो मैनेजमेंट को दिया गया है वाज मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट। तो यही चार फंक्शन था क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर आप मन घड़त कुछ नहीं लिख सकते, ये मैंने चार वर्ड ये मैंने सिंपल करके दिया है, लेकिन है ये चार ही वर्ड कहां पर? Ind AS 1 में। Ind AS 1 मेरा कुछ टाइम ही नहीं है, उसमें जो जो लिखा है वही मुझको पढ़ाना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कम भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो जो है वो मैंने आपके सामने रखा है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला था व्हाट इज द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होता है? बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, 6 तो कॉमन, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री, मतलब कंपलसरी प्लस सप्लीमेंट्री। कंपलसरी मतलब वो आपको करना ही पड़ेगा, सप्लीमेंट्री मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देंगे तो अच्छा लगेगा, बड़ा कंपनी अगर नहीं देंगे तो दुख लगेगा। तो क्या है सर, देखते हैं। द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग नेट प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब कोई गेन्स है, ऐसा कुछ गेन्स हम लोगों के सामने आएगा, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन लॉस, वो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस में, नेट प्रॉफिट में नहीं जाएगा, वो आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर में इक्विटी जो कैसे चेंज हुआ है वो आप दिखाएंगे। इक्विटी मतलब कैपिटल। अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, मतलब करंट ईयर का डेटा देने से नहीं होगा, लास्ट ईयर का डेटा भी देना पड़ेगा। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मैंने बता ही दिया। Separate statement for disclosing statement of accounting policies and other explanatory notes. Separate statement for disclosing significant accounting policies and other explanatory note, मतलब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताया है, जैसे इन्वेंट्री के बारे में बताया है, बोला है आप वहां पर FIFO एंड वेटेड एवरेज कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन के बारे में बोला है, कोई मेथड्स प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो आप मेरा मेथड एक होगा, आपका मेथड अलग होगा, सो व्हाटएवर में भी सिचुएशन, तो आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया है उसका लिखित डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा,
तो एक स्टेटमेंट में आप डॉक्यूमेंट करेंगे आपने क्या क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिया है, और अगर कुछ चेंज किया है तो उसका रीजन क्या है चेंज करने का, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। दैट इज द स्टेटमेंट शोइंग डिस्क्लोजिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। मतलब अगर चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है, कैसे चेंज किया है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में क्या आता है, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। अब तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चल रहा है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एनवायरमेंट रिपोर्ट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्टेटमेंट, ये सब सप्लीमेंट्री नोट्स आप दे सकते हैं स्टेटमेंट में। सो क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नाउ व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, ट्रू एंड फेयर मतलब एक ही वर्ड का मतलब है आप जो इंडेक्स का रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। मैंने ऑडिट में भी ट्रू एंड फेयर आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग जानते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का एक ही मतलब होता है एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए, अकाउंटिंग जनरल प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। मैं मान के चलूंगा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हुआ है। True and fair presentation with respect to the standards, with respect to the general principle, with respect to the norms जो है आपने फॉलो करेंगे। तो financial statement should be prepared following the requirement of Ind AS। मतलब AS फॉलो करने से नहीं होगा, ओबीजी सर से नहीं होगा, Ind AS स्पेशल इंड ओबीजी सर लगेगा। In case of any departure, अगर इससे कोई हट जाता है, the reason, amount and nature should be disclosed। Departure का मतलब अगर आप एक प्रोसेस से इंडेक्स का कोई प्रोसेस अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उसका रीजन देना पड़ेगा और उसका नेचर देखना पड़ेगा। मतलब कितना अमाउंट डिफर कर रहा है वो भी आपको बोलना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली मैंने दो अजम्पशन के ऊपर बोला था, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूअल बेसिस, तो वो बोला है, फीचर्स में भी बोल दिया है। गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। Accrual basis financial statement are prepared based on accrual basis except cash flow statement। cash flow statement के लिए accrual वर्ड नहीं होता है, वो कैश को इंडिकेट करता है, लेकिन बाकी जो बैलेंस शीट से लेके इनकम स्टेटमेंट ये सब क्या है, accrual concept। materiality and aggregation, material element of the financial स्टेटमेंट, वो मटेरियल एलिमेंट हो सकता है अमाउंट वाइज, वो चाहे लीगल प्रोविजन वाइज। जैसे 10,000 रुपया वो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो शंकर सर ने आपको कराया था, वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का जो 10,000 रुपया या 20,000, मान लीजिए जिसका जितना सीआरआर में ट्रांसफर किया, वो सीआरआर हो सकता है 10,000 रुपया कम, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? बिकॉज अगर सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करते हो, अकाउंट्स का नहीं, वो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन के खिलाफ है। अगर प्रोविजन का खिलाफ है, आपने वायलेशन किया है, तो उसको डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मटेरियल आइटम वही है। तो मटेरियल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी डिस्क्लोज्ड separately, however immaterial items need not to be disclosed separately। अगर इमेटेरियल आइटम है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। दे आर डिस्क्लोज्ड इन एग्रीगेट अनलेस इट इज लीगली, क्या लिखा है, अगर वो लीगली रिक्वायर है तब 10 रुपया भी है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सीआरआर, अगर 10 रुपया भी सीआरआर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो डीआरआर लीगली नहीं है और मटेरियल नहीं है तो देन यू कैन फॉलो एग्रीगेशन। आप स्टेपलर का 5 रुपए का पिन खरीदे है, बैंड खरीदे, रबर, आप 20 रुपए का, एक शार्पनर खरीदे 3 रुपए का, क्या आप लिखेंगे शार्पनर 2 शार्पनर पीएल में? ना, ये एक्सपेंसेस बोल के दिखाने का कोई नहीं है, इसको एक हेड में मार्च कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ऑफसेटिंग एसेट एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ऑफसेटेड। आपको लगा सर एसेट भी है लायबिलिटी है, मतलब आपने एक मशीन लिखा है 10 लाख
और वो मशीन खरीदने के लिए लायबिलिटी लगाया है 8 लाख। तो आप जब प्रेजेंट करेंगे क्या मशीन से लेस करते हैं लायबिलिटी? ना सर, मशीन को 10 लाख लिखते हैं, लायबिलिटी को 8 लाख लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हायर परचेज में आप मशीन भी लिखते हैं और हायर परचेजर का लायबिलिटी भी लिखते हैं, बिकॉज दोनों ही लिखते हैं, ऑफसेट करके नहीं लिखते हैं, लेस करके नहीं लिखते हैं। लेस करके लिखने का मतलब है ऑफसेट करना, नो ऐसा अलाउ नहीं है। आप लोगों को याद है शंबत सर ने कराया होगा इंटरेस्ट। अच्छा, आप लोगों ने कॉल्सिन एरियर तो नाम सुना है, कॉल्सिन एरियर का इंटरेस्ट और कॉल्सिन एडवांस का इंटरेस्ट नाम सुना है? सॉरी, यस सर, सुने। इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर। मैं कॉल्सिन एरियर का बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट। पैसा लेट में देने के लिए शेयर होल्डर लोग पैसा एरियर करके रखा है, उसके बाद पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो 6% रेट में इंटरेस्ट होगा। ये आप लोग जानते हैं, यस और नहीं? नो सर। यस सर, एक यस सर, सर बताए थे सर। अच्छा, सिंपली एडवांस के ऊपर भी इंटरेस्ट। अगर कॉल्स का पैसा एडवांस में दे देते हो तो चाहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कंपनी को देना पड़ता है, वो जानते हो? हेलो सर सिर्फ कॉल इन एरियर अब तक जाने हैं, इंटरेस्ट नहीं जाने हैं। आज कॉल्स इंटरेस्ट वर्ड नहीं जानते थे, तो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट अगर दिया जाता है, इंटरेस्ट अगर लिया भी जाता है, मतलब एरिया है तो कंपनी इंटरेस्ट लेगा और एडवांस है तो कंपनी इंटरेस्ट देगा ना। सवाल है क्या सर मैं इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या सेट ऑफ कर सकता हूं? सर एक इनकम है, एक्सपेंसेस है, माइनस कर दीजिए। नो, यू कैन सेट ऑफ, अलाउ नहीं है। Asset and liability, income and expenses should not be set off but offset against each other unless it is required। हाँ, अगर इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिक्वायर है और अगर सेम नेचर का है, आई रिपीट, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, वो अगर सेम नेचर का है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ऑफसेट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग बोल दिया है, इट मे बी लेस देन और मोर देन 12 मंथ। Financial statements are prepared and presented annually. However, under some exceptional situation, COVID का पीरियड नहीं हुआ है, it may be less than or more than 12 months. Reason for should be provided. मतलब नॉर्मली एनुअली होगा, मतलब 12 महीने का बोल दिया है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में जैसे कोविड सिचुएशन में वो चाहे मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ हो सकता है। वॉट एवर मे बी द कारण, वो आपको कारण लिखना पड़ेगा। देख लो, सर एक बार ट्रू एंड फेयर भी बताइए ना एक बार। ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने तो ऑडिट में भी पढ़ा था, किसको बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू? मेरे लिए जो ट्रू है आपके लिए ट्रू नहीं हो सकता, मेरे लिए जो फेयर है वो आपके लिए अलग हो सकता है। बोल दिया है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, अगर आप अकाउंटिंग जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। आप क्लास में आके बैठ के गेम खेलते हैं और ना खेलते मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास में जो नॉर्म्स है, क्लास में आके पढ़ना, क्लास में आओगे वही आपके लिए अटेंडेंस होगा, वही आपका नंबर 10 में 10 होगा। कोई स्टूडेंट आके बोल सकता है सर वो तो बंदा क्लास में आया एक दिन भी कुछ नहीं करता है, वीडियो ऑन करके चला जाता है, सिर्फ ज्वाइन करता है चला जाता है, सारा दिन घूमता है, और आप जब अटेंडेंस देंगे तब आके देगा। मैं बोलूंगा करने दो, मरने दो उसको, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन सिंस उसने क्लास अटेंड किया है, उसने जो प्रोविजन था क्लास करने का फॉलो किया है, तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं होगा। आप देखते कॉपी करके करेंगे और ना करके करेंगे, आप लोगों का इश्यू है, मेरा नहीं।
नेक्स्ट कॉम्पैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो मैंने बताया था कॉम्पैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है इस पीरियड का तो इंफॉर्मेशन दोगे ही, उसके साथ बैक पीरियड का भी इंफॉर्मेशन दोगे। कंसिस्टेंसी, एंटिटी शुड फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, मतलब आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे। अगर आपको डर हो रहा है, मतलब आप अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर चेंज किया भी है तो कर सकते हैं, तो दो चीज आपको देना पड़ेगा। इफ द चेंज इज अ रिजल्ट फॉर बेटर स्टेटमेंट और इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तभी आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। चेंज कर सकते हैं अगर इंडेक्स बोल रहा है चेंज करने के लिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, और स्टैट्यूट बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, एनी डाउट? क्वेश्चन आता है व्हाट आर द different financial statement, what are the general features of financial statement? True and fair, going concern, accrual, materiality, aggregation, offsetting, frequency of reporting, comparative information and consistency. Clear or not बेटा? एकदम स्ट्रेट वे में क्वेश्चन, एक बार समझ लियोगे तो पढ़ने में एकदम आसानी रहेगा। नहीं समझ के करोगे तो वेरी पैथेटिक हो जाएगा, और ये एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगा। इलेक्शन भी हो गया, सब खत्म। Structure of financial statement. NCA has prescribed the format of standalone balance sheet, statement of changes and equity, statement of profit and loss, and guideline for preparation of consolidated financial statement. कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जो मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद जो मैं चैप्टर कराऊंगा, दैट इज होल्डिंग कंपनी। लेकिन माय डियर, अच्छा बाद में बताते हैं। बैलेंस शीट, ये एमसीए में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये फॉर्मेट दिया है। उसमें क्या बोला है, करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन का एसेट को उसने दो तरीके में क्लासिफाई किया है, करंट एंड नॉन करंट। क्या बोला है, करंट एसेट एंड एसेट आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट when one of the following conditions are satisfied: expected to realize or is intended for sale or consumption in the normal course of operating cycle। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर ये क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। ऑपरेट मतलब डेटर्स बिल रिसीवेबल के बारे में बात कर रहा है। is expected, it is intended for sale, उसको होल्ड किया गया है फॉर सेल ट्रेडिंग पर्पस, और होल्ड किया गया है कंजम्पशन मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कंज्यूम होगा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर। दूसरा, हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, जो रखा गया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस मतलब फिनिश गुड्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब। एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो रियलाइज हो जाएगा 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग के 12 महीने के भीतर। तो ये आपका डेफिनेशन होगा करंट एसेट। खूब स्मार्टली नॉन करंट एसेट बोला है, जो एसेट्स मतलब रिसोर्सेस कंट्रोल बाय एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, जो क्या है करंट एसेट नहीं है। तो एनी एसेट अदर देन करंट एसेट इज क्या, नॉन करंट एसेट। क्लियर? सेम विद द करंट लायबिलिटी, all other assets are non-current asset. Okay, current liability or liability are classified as current liability when any of the following conditions are satisfied. क्या? It is expected to settle in normal course of operating cycle. It is incurred primarily for the purpose of trading. It is to be settled within 12 months from the date of reporting. Okay, it is expected to settle in a normal course of operating cycle. एक साल नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। It is incurred primarily for the purpose of trading. ये liability trading purpose के लिए किया गया है। Outstanding expenses, outstanding salary, outstanding interest, ये सब। It is to be settled within 12 months from the date of reporting. 12 महीने के भीतर इसका सेटलमेंट होगा। तो ये है करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट क्या होगा, सर ठीक उल्टा। अदर देन करंट लायबिलिटी इज इन नॉन करंट लायबिलिटी।
तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है देखो, नेम ऑफ द कंपनी। आप लोग देखिएगा, मैंने कभी जब बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को कराया था, कभी भी मैंने इंडा नहीं लिखा है। इंडा एक्स लिमिटेड नहीं लिख सकते हो, सिर्फ एक ही लिख सकते हो, एक्स लिमिटेड। देखिएगा मैंने जो फाइनल अकाउंट कराया है सब एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट। चलिए देखिए क्या दिया है, फिगर एट द करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर एट द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 2 पीरियड का फिगर आपको देना पड़ेगा। चलो, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, गुडविल, अदर टेंजिबल एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। चीज देखिए, मैंने जो आप लोगों को कराया था, मैंने बोला था वो सिर्फ उसी साल के लिए आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ उस सेमेस्टर के लिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब इंडेस में पढ़ाऊंगा, इंडेस कंप्लायंट फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, जैसे मैंने फॉर्मेट दिया है। क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट के अंदर में गुडविल लिखते हैं, यहाँ पर गुडविल के अलग हेडिंग होगी। अदर टेंजिबल एसेट, अदर इंटेंजिबल एसेट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट छोड़ के भी अगर कोई टेंजिबल एसेट है वो आएगा, गुडविल छोड़ के भी कोई अदर इंटेंजिबल एसेट है वो आएगा। फाइनेंशियल एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट्स आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट? आपने लैंड खरीद के रखा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। बिल्डिंग खरीद के रखा है, बाद में बेचोगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। लेकिन आपने शेयर खरीद के रखा है, दैट इज फाइनेंशियल एसेट, जो फिजिकली आप नहीं देख सकते। अदर नॉन करंट एसेट, ऐसा कुछ है तो इस नॉन करंट हेडिंग में जाएगा। तो क्या क्या जाएगा आपको लिखने देगा, नॉन करंट एसेट के भीतर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, गुडविल, अदर टेंजिबल एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स विद इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था अभी भी सेम ही है। इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट। सिर्फ चेंज कहां पर हुआ है, ये एरिया में। आप पहले क्या करते थे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही सब डाल देते थे। आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, अदर टेंजिबल एसेट, अदर इंटेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट एंड अदर नॉन करंट एसेट कैटेगरी है। पहले इन्वेस्टमेंट था, उसके अंडर में इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट था। लेकिन यहाँ इस बार ये फॉर्मेट में देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अलग होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट अलग होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। रिजर्व सरप्लस बोल के कोई वर्ड नहीं है, देखो अदर इक्विटी के भीतर रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। लायबिलिटी, अच्छा सर यहां पर प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं है? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर का इंडेस में बोला जाता है, उसका 2 नेचर है। एक पार्ट उसका लोन है और दूसरा पार्ट उसको मान के चलेंगे इक्विटी। तो जितना उसका इक्विटी के पार्ट है वो इक्विटी में जाएगा, और जितना उसका लोन का पार्ट है वो लॉन्ग टर्म लोन कंपोनेंट में चला जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में टर्म लोन, डिबेंचर, लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब बेटा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सब क्या है, उसका एक पोर्शन होता है लोन, एक पोर्शन होता है इक्विटी। तो इक्विटी के पार्ट इक्विटी में चला जाएगा और लोन का पार्ट लोन में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन, करंट टैक्स लायबिलिटीज। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो ये हो गया टोटल करंट इक्विटी एंड लायबिलिटी। और लास्ट में क्या आएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। वो बैलेंस शीट के नीचे एज ए नोट बोल के रहेगा, नोट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, देख लीजिए हम लोगों ने जो बैलेंस शीट किए हैं, जो बैलेंस शीट करने वाले हैं वो ये नहीं है। क्यों, ये जो बैलेंस शीट दिया है ना पूरा इन डेज का फॉर्मेट है। आई रिपीट, ये जो बैलेंस शीट है पूरा इन डेज का अनुसार है। दैट्स वाई जो लोगों के लिए इन डेज एप्लीकेबल है वो लोग ही यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। जो लोगों के लिए इन डेज एप्लीकेबल नहीं है वो ये फॉर्मेट नहीं बनाएंगे।
statement in changes in equity. Statement changes in equity, it should be present as a part of the balance sheet. Balance sheet के part में ही दिखाना पड़ेगा. Equity represent the interest of the owner in the net asset during the year. Net asset में कितना equity change हुआ है? Oh, there are two components: equity share capital, other equity. Such changes may be due to introduction of fresh capital, issue of new share, distribution of dividend, profit during the year, capital reserve. That is called the statement of changes in equity. Next, statement of profit and loss. It shall include the two components: profit or loss for the year, other comprehensive income for the year. The sum of A and B above is the total comprehensive income. तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या दिखा है देखिए. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब है रिवैल्यूएशन से जो गेन आता है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले भी था, अब भी है. अदर इनकम पहले भी था, अब भी है. टोटल इनकम पहले भी था, अब भी है. एक्सपेंसेस देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड. सर जितना हम लोगों को लग रहा है पहली भी ये हम लोगों ने तो यही किए थे. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम राइट. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस राइट. फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस. मतलब ये लास्ट सेमेस्टर में जो मैंने कराया था सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम. अब चेंज शुरू होगा. प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस जैसे किया था. प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. नाउ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैं आपको बताऊंगा. टोटल करके आपका आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. मतलब प्रॉफिट देखिए 8 नंबर पॉइंट प्लस 9 नंबर पॉइंट, दो मिला के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 10 नंबर. ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है बेस्ड ऑन द नेचर, नॉट ऑन द फंक्शन वाइज. इसके बाद जो आ रहा है वो फंक्शन वाइज मैंने आप लोगों को बताया था. फंक्शन वाइज मतलब आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज फंक्शन वाइज. उसके भीतर जो डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब बोल के फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन जो न्यू आने वाला है. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, द गेन और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर इंड एस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द ओसीए. बिकॉज आपको तो मैंने आज के क्लास में ही स्टार्टिंग में बताया है, आप एसेट एंड लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, रिवैल्यू कर सकते हैं. तो अगर एसेट एंड लायबिलिटी को आप रिवैल्यू कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है. कहां पर जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर. वो तुम्हारा नेट में प्रॉब्लम होगा. सबको पूछ रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. As per Ind AS, Yes, sir. total comprehensive income as presented in the single statement of profit and loss consists of the two components: profit or loss for the period or other comprehensive income. The sum of A and B is the total comprehensive income. The following are the items which are called other comprehensive income. जो आइटम मैंने बोल दिया है नीचे वही other comprehensive income में आएगा. Changes in revaluation surplus, remeasurement of defined benefit plan, gain and losses arising from translating the financial statement of foreign operation. मतलब foreign operation जो होता है वो तो डॉलर में होता है. आप एक्सचेंज में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आएगा. तो ये फ्लक्चुएशन से जो गेन और लॉस होगा वो आएगा. गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स. इन्वेस्टमेंट से आप का जो मार्केट वैल्यू के कारण के लिए जो गेन और लॉस होता है वो सब आएगा. सेल करने से नहीं, रिवैल्यूएशन करने के लिए जो गेन आएगा वो आएगा यहाँ पर. गेन और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स. और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस कहां पर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का. तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? गिव अ शॉर्ट नोट्स. तो पूरा हम लोगों को जैसे कि लिखा है आपको लिखना पड़ेगा about the other comprehensive income. और इस बार आएगा ही आएगा other comprehensive income. Notes to financial statement. Financial statement में आप क्या notes देंगे? Disclosure of significant accounting policies,
मतलब बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या है, आप कॉस्ट में मेजर कर रहे हैं, फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, सेटलमेंट वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्लोजिंग ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आप अगर परसीव कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा डिस्क्लोजर जो पहले नहीं था इंडेस में, बिकॉज इंडेस बाहर लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो बाहर लोगों को आपका कंट्री का रिस्क पता कैसे चलेगा, तो आपको डिस्क्लोज कीजिए। कंपनी का ऊपर जो रिस्क हो सकता है ऊपर पता बोलना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड, मतलब वो तो अब हो ही चुका है, प्रोपोज्ड डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, उसको नोट्स बोल के दिखाइए। डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्री ऑफ डोमिसाइल, मतलब क्या बिजनेस ऑपरेशन आप करना चाहते हो और कंट्री ऑफ डोमिसाइल मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर है। सो डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्री ऑफ डोमिसाइल, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका इंडेस 1। तो हम लोगों को इससे साथ क्या हो जाता है, इंडेस 1 खत्म हुआ। एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial statement in accordance with Ind AS। और ये क्या है, AS1 general purpose component of general purpose financial statement, component of general purpose। अच्छा, presentation of item मतलब वही है जो वर्ड बोला है वही लिखना पड़ेगा, presentation of items in financial statement Ind AS1। तो मेरा 2 स्टैंडर्ड हो गया है, बाकी 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज A16 एंड 33। इससे हम लोगों का सिलेबस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का खत्म होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा? आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। और मैंने आपके सामने टाटा स्टील 31 मार्च 2020 का एक बैलेंस शीट रखा है जो एनुअल रिपोर्ट के सामने आपके सामने रिट्रीव किया है। देखो हेडिंग देखो, नॉन करंट एसेट में वो लोग और भी डिटेल देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, टोटल करंट एसेट में देखो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट, सबका देखो करंट ईयर का फिगर दिया है और लास्ट ईयर का फिगर दिया है। इक्विटी का, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विटी। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है और समझेंगे नहीं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखो जैसे बोला था वैसे ही, प्रोविजन, रिटायरमेंट। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू, टोटल जो है, प्रॉफिट एक्सेप्शनल करके तुम देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद में क्या दिया है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो टोटल मिला के क्या है, टोटल ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये टोटल फॉर्मेट था। उसके नीचे है अर्निंग पर शेयर, और वो हम लोगों ने नहीं दिया है। नोट्स फॉर्मिंग पार्ट 1 से 45, ये सब नोट्स है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी मैंने बोला था, देखो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, हाइब्रिड, अदर इक्विटी, देखो सबका स्टेटमेंट। अदर इक्विटी का मतलब रिजर्व, सरप्लस, ये सब। तो ये था पूरा आपका इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ यहां पर है। नोट्स टू अकाउंट, तो ये मैंने आपको एक बार सिर्फ दिखाया है। चलिए, एनी और अदर क्वेरी? Any query?